हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा का। ध्यान से सुनना, जितने भी सीए इंटर और सीएमए वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये एमसीक्यू सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने इनकम टैक्स की एमसीक्यू सीरीज लेके आई थी। उसका पीडीएफ वगैरह सब टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया। वैसे ही जीएसटी का सर, जीएसटी के एमसीक्यूज अपन पूरे चैप्टर्स के करेंगे। इसका पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। बट आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आप मेरे साथ बैठ के एमसीक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो एमसीक्यू से कवर हो जाते हैं और अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं हमें। और आपको ही पता है सर, एमसीक्यू केस सिनेरियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। केस सिनेरियो तो मैंने ऑलरेडी बहुत पूरे अपलोड कर चुके हैं। एमसीक्यूज बचा हुआ था, इसको भी अपन अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, चल लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज सब्जेक्टेड टू स्टेट एक्साइज भी लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स और वैट भी लगता है सर। एल्कोहलिक लिकर में तो पुराने टैक्सेस चल रहे सर। Dash of the total number of member of the GST Council shall constitute the quorum at its meeting। तो quorum हम सर पढ़ के आए थे, 1/2 quorum होती है सर। Presently dash is leviable on dash of the natural gas। GST तो है ही नहीं सर नेचुरल गैस में भी। सेंट्रल एक्साइज है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है, वैट है, स्टेट एक्साइज नहीं है सर। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये तीनों सही है सर। ठीक है, अगला देखो। डैश प्रोवाइड दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये कौन सा आर्टिकल है सर? तो हम पढ़ के आए सर, आर्टिकल 265 था, जो बोला था कि सर जिसके पास अथॉरिटी नहीं है वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। अगला देखो। वेरियस टैक्सेस हैज बीन सबसम्ड इन जीएसटी टू मेक वन टैक्स वन नेशन फॉर द मार्केट फॉर कंज्यूमर। वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन व्हिच टैक्सेस हैज टू बी सबसम्ड इन जीएसटी। कौन से टैक्सेस जीएसटी आने के बाद खत्म हो गए? कस्टम ड्यूटी तो अभी भी लगती है। टैक्सेस ऑन लॉटरीज खत्म हो गया सर, ये खत्म हो गया। एंड एनवायरमेंट टैक्स अभी भी लगता है सर। तो हमसे पूछा था कौन सा टैक्स सबसम्ड हो गया? सेकंड वाला, टैक्सेस ऑन लॉटरी। समझ आया? अगला देखो। सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी इज लेविएबल इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स प्लेस्ड विद इन दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड लक्षद्वीप सर। क्योंकि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर जो है सर, ये मतलब सेपरेट यूनियन टेरिटरीज है, मतलब इसके खुद के ओन लेजिस्लेचर्स है सर। बट लक्षद्वीप का नहीं है सर। तो वहां सीजीएसटी और यूटीजीएसटी की बात आती है सर। आई बात समझ? ये हमने जीएसटी के फर्स्ट चैप्टर, एक स्टूडेंट बोलेगा सर जीएसटी के फर्स्ट चैप्टर की भी एमसीक्यू करना चाहिए। हाँ, कई बार एग्जाम में इन्हीं में से आया सर, और इन्हीं में से आता है। तो अगर आपका किया हुआ रहेगा तो आप सेफ साइड पे रहोगे, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए सर। ठीक, ऐसे ही आपके पूरे चैप्टर्स के मैं बैठा के कराऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा। ध्यान से सुनना, इससे पहले मैंने आप लोगों को जीएसटी के बेसिक कंसेप्ट्स के, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट के एमसीक्यू करा दिए थे। अब अपन सप्लाई चैप्टर करेंगे। ये सब पीडीएफ अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ज्वाइन रहना, वहां सब मिल जाएगा। ठीक, अभी ध्यान दो सर, मेरे साथ क्वेश्चन बनाने में ध्यान दो। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट विल बी डीम्ड एज सप्लाई। किसको हम सप्लाई मानेंगे इवन विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 के हिसाब से? AB and Associate transfer stock of goods from its Mumbai branch to Kolkata depot for sale of such goods at the depot। ये तो कवर हो जाएगा सर, शेड्यूल 1 का ट्रांजेक्शन है सर। ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड और डिस्टेंट पर्सन कवर हो जाता है। मिस्टर रघुवीर, अ डीलर ऑफ एयर कंडीशनर, परमानेंटली ट्रांसफर द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। आईटीसी ऑन सच मोटर व्हीकल वाज ब्लॉक्ड। आईटीसी अगर लिया होता और फिर परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोज करता तो हम मान लेते सर कि शेड्यूल 1 में कवर होगा। तो आईटीसी तो लिया ही नहीं सर, क्योंकि ब्लॉक्ड है। Check. Miss Riddhi, an employee of Sun Limited, received gift from her employer on the occasion of Diwali worth 21,000। 50,000 से ज्यादा का होता तो शेड्यूल 1 में कवर हो जाता सप्लाई में। ये तो 21,000 का है, तो हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा सर। अगला देखो। Which of the following amount to supply under GST law? Services by employer to employee in the course, ये तो शेड्यूल 3 में आ जाता है सर। ठीक। सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ये भी सर शेड्यूल 3 में आता है। लॉटरी बेटिंग, गैम्बलिंग सर, ये सप्लाई होता है सर। और अदर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम याद है ना सर? हमने क्या बोला था? एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, बट अदर देन एक्शनेबल क्लेम को हमने शेड्यूल 3 से बाहर किया था। वहां पर लिखा था अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में लॉटरी बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सब चीजें थी सर। तो ये सप्लाई है। सेल ऑफ लैंड तो कभी नहीं था सर। तो हमसे पूछा था कौन सा सर सप्लाई है? लॉटरी बेटिंग, गैम्बलिंग। अगला देखो। Which of the following activities shall be treated neither as supply of goods nor supply of services? देखते हैं। Permanent transfer of business asset where input tax rate has been availed on such asset। सर ये तो शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा। टेम्पररी ट्रांसफर शेड्यूल 2 में कवर हो जाएगा।
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिजीज, ये शेड्यूल 3 में आ जाएगा सर। ठीक। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा। तो हमारा आंसर तो ये 2 पॉइंट है, तो ये 2 पॉइंट मतलब हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ मतलब डी। समझ आया सर? आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स, किसको गुड्स नहीं कंसिडर किया जाता सर? 10 पैसा कॉइन हैविंग अ सेल वैल्यू ऑफ 100 रुपीज, 10 पैसे का 10 पैसा 100 रुपए में बिक रहा है सर, ये तो गुड्स है सर। शेयर्स ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी, सर शेयर्स और सिक्योरिटीज बाहर है सर। ठीक है, एक ये हो गया। लॉटरी टिकट्स को तो हमने गुड्स माना है सर, तब तो एक्शनेबल क्लेम में कवर करके, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में कवर करके हम इस पे जीएसटी लेते हैं सर। तो हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। अब एक स्टूडेंट बोलता है सर मनी बाहर है, अरे 10 पैसे का कॉइन बंद हो चुका है भाई। ठीक है, 10 पैसे का कॉइन बंद हो चुका है, मनी बाहर है, बट ये 10 पैसा बंद हो चुका है, अब तो ये जो बिकता है 10 पैसे से ज्यादा में बिकता है सर, तो ये गुड्स की डेफिनेशन में कवर होता है सर। याद है अपन पढ़ के आते सर, अदर देन करेंसी हेल्ड इन इट्स न्यूमिस्मैटिक वैल्यू, ये वही है। देखो, when a consumer buys a television set and also get a mandatory warranty and a maintenance contract with the TV, it's a composite sir, पूरे मार्केट में यही चल रहा है सर, टीवी के साथ उसका मेंटेनेंस वारंटी सब फ्री में मिलती है सर। गुड्स एज पर सेक्शन 250 ऑफ द 252 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 इंक्लूड्स, गुड्स में क्या क्या चीजें आएगी? तो इन्होंने बोला सर एक्सटेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स आएगा, मनी नहीं आता, सिक्योरिटीज नहीं आता, तो पहली 2 चीजें आएगी सर, तो ये हो जाएगा सर ऑप्शन ये वाला। ठीक है, अगला देखो, assuming that all the activities given below are undertaken by for a consideration, state which of the following is not a supply of service, नहीं है supply of service। renting तो होती है सर, agreeing not to work with a competitive organization, refrain from an act वगैरह, repairing of mobile phone ये भी सर्विस है सर, provision of service by an employee to the employer in the course ये नहीं है सर्विस, ये शेड्यूल 3 में कवर होता है सर। ठीक है, आगे देखो, which of the following activity or transaction are considered as supply of services, किसको कंसीडर करते हैं हम सप्लाई ऑफ सर्विस? ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ये तो गुड्स है सर। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टुपुलेट कि फ्यूचर में ट्रांसफर होगा, हाँ वो भी गुड्स है सर। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस एसेट आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ अंडर अ डायरेक्शन, ठीक है, ये भी गुड्स डिस्पोज वगैरह ये भी गुड्स आ जाएगा सर। रेंटिंग ऑफ एमओएल प्रॉपर्टी ये सर सर्विस है सर। ठीक है, तो आपसे तो पूछा था ना किसको हम सर्विस कंसीडर करते हैं। अगला देखो, which of the following activity is a supply of service? ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स ये तो गुड्स होता है सर। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स ये भी गुड्स है सर। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट which stipulate that the property shall pass, अरे एक मस्त वाली बात है, अपन आगे नहीं पढ़े थे, इधर ध्यान दो। इसमें बोला सर ट्रांसफर टाइटल इन गुड्स अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, टाइटल ट्रांसफर नहीं किया सर, तो ये सर्विस हो गया, ये गुड्स है। और ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स द प्रॉपर्टी शैल पास एट फ्यूचर डेट, ये भी गुड्स होता है सर। शेड्यूल 2 की बातें चल रही है सर, तो हमारा सिर्फ पहला वाला ट्रांजेक्शन है जिसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। अगला देखो, सर ये सेम है, ये गलती से सर क्वेश्चन 1 का ये सेम है, वापस कॉपी पेस्ट हो गया है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस आर कंसीडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, किसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं? ये तो सर्विस है, ये भी सर्विस है। And goods forming part of the asset of the business carried on by the person who ceases to be a taxable person shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately after he ceases to be a taxable person, ये हो जाएगा सर गुड्स, क्योंकि हम गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं सर, हम हमारी बिजनेस एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं सर, ये तो सर्विस है सर। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। शेड्यूल 2 की बातें हो रही है सर, ये सब शेड्यूल 2 के ट्रांजेक्शंस। अगला देखो, which of the following activities are not treated as supply even if made without a consideration, ठीक है, किसको सप्लाई नहीं माना जाएगा? देखो, permanent transfer disposal of business asset where ITC has been availed on such asset, ये तो शेड्यूल 1 में ट्रांसफर माना जाता है सर, सप्लाई माना जाता है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, ये भी शेड्यूल 1 में कवर हो जाता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया फॉर हिज पर्सनल यूज, विदाउट कंसिडरेशन है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता है, रिलेटेड और डिस्टेंट पर्सन से होता, तो हम इसको क्या करते हैं? सप्लाई मान लेते हैं, बट ये तो पर्सनल यूज है सर, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो हमारा तो आंसर यही हो जाएगा ना सर। हमसे तो पूछा था नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ना। ठीक है, बाकी चाहो तो आप इसको रीड कर सकते हो। अगला देखो, which of the following services received in the course or furtherance of business without consideration would amount to supply, without consideration,
Import of service by a person in India from his son well settled in USA. सर सन तो मेरे रिलेटेड पर्सन में कवर है ना, बच्चे तो कवर है ना सर. Import of service by a person from his brother well settled in Germany. ना ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स उनका डिपेंडेंसी देखा जाता है सर, इसको हटाओ सर. इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन फ्रॉम हिज ब्रदर होली और मेनली डिपेंडेंट, ये वाला पॉइंट कवर हो जाएगा सर. ठीक. एन इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज डॉटर होली और सर डॉटर तो कवर्ड है सर, डॉटर तो रिलेटेड में वैसे भी कवर्ड है, तो हमारा आंसर फर्स्ट थर्ड और फोर्थ हो जाएगा. आगे देखो. Which of the following statement is true under GST law? Grandparents are never considered as related person to their grandson or granddaughter. ना ये गलत है. Grandparents are always considered to be related. नहीं always नहीं सर, हम तो उनका डिपेंडेंसी देखते हैं सर. Grandparents are considered as a related person to their grandson or granddaughter only if they are wholly dependent to their grandson. यही है सर, wholly dependent. समझ आया. ये हमने सप्लाई चैप्टर के एमसीक्यूज कवर किए. इसके बाद चार्ज ऐसे ही करके मैं आपको पूरे चैप्टर्स के एमसीक्यू केस सिनेरियोस कराऊंगा. केस सिनेरियो तो मैं ऑलरेडी करा दिया हूं, एमसीक्यू कराऊंगा. आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन रहो, वहां पर सब मिल जाएगा. ठीक है, चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ध मांडगा. ध्यान से सुनना सर, इससे पहले अपन ने सप्लाई चैप्टर के एमसीक्यू किए थे, चार्ज के करते. ये पीडीएफ अगर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा. अभी इधर पढ़ने में ध्यान दो. Which of the following person engaged in making intrastate supplies from UP as prescribed below is not eligible for compulsion scheme even though their aggregate turnover does not exceed 1.5 crore? किसको कंपल्शन स्कीम नहीं मिलेगी सर? तो ये सबसेक्शन 1-2 मतलब 10-1-2 की बातें हो रही है सर. पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट, इसको तो मिल जाता है सर. रेस्टोरेंट के साथ अर्निंग बैंक इंटरेस्ट, इसको भी मिल जाता है. पर्सन प्रोवाइडिंग ट्रेडिंग इन आइसक्रीम, ट्रेडर को मिल जाता है. मैन्युफैक्चरर होता तो नहीं देता आइसक्रीम का. ठीक है. अ पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज ऑफ रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इसको नहीं मिलेगा सर, क्योंकि इसको तो 10(2)(a) मिलता है सर, इसको 10(1) और 10(2) कहां मिलता है. आगे देखो. Which of the following is not eligible for opting compulsion scheme under subsection 1 or 2 of the section 10? इसको कंपल्शन स्कीम नहीं मिलेगी, नॉट एलिजिबल है. देखो, sorry, ABC a firm selling garments solely in Ahmedabad having an aggregate turnover of 78 lakh, इसको मिल जाएगा. Startup company exclusively operating a restaurant in Delhi having an aggregate turnover of 98 lakh, इसको भी मिल जाएगा. क्या दिक्कत है. A courier service company operating solely in Mumbai having an aggregate turnover of 90 lakh. सर कोरियर सर्विस कंपनी, सर्विस वाली बात है सर. 10(2)(a) पिक्चर में आया और 10(2)(a) ने प्यार से ये बोला, आप 50 लाख से ज्यादा जा चुके हो, कहां जा रहे हो कंपोजिशन की बातें. तो सर कंपोजिशन तो नहीं मिलता है इसको, 10(1)(2) में तो मिलेगा नहीं, और 10(2)(a) में ये 50 लाख से ऊपर जा चुका है सर. अ ट्रेडर सेलिंग ग्रोसरी आइटम्स सोली इन उड़ीसा हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर, इसको मिल जाता है, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है. अगला देखो. CN company a registered supplier in Delhi opted for compulsion levy under subsection 1 or 2 of the section 10 of the CGST Act 2017. It sold goods in the fourth quarter of the financial year for 15 lakh. ठीक है. The applicable GST rate on this goods is 12%. CN company purchased goods from Ramesh and Company registered in Delhi for 9,55,000 on which Ramesh and Company has charged CGST, SGST. CGST and SGST is also purchased. अरे मैं क्या करूं परचेज का, आप मेरे को ये बताओ. मैं तो कंपोजिशन स्कीम लिया हूं, मेरे लिए तो ये क्रेडिट वाली बातें सब रिलेवेंट है. न्याय थी बकवास है. जीएसटी लायबिलिटी ऑफ सीएन कंपनी फॉर द फोर्थ क्वार्टर, वेरी सिंपल, 15 लाख, इसका कर लो 1%, एकदम सिंपल सर, 1% कर लो. तो इसका 1% कितना आ जाएगा, 15,000. हाफ हाफ करोगे तो 7,500. और नेक्स्ट देखो. एक्स एंड कंपनी सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मेघालय वांट टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी. ठीक है. एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कितनी है सर, मेघालय सर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में सर 75 लाख की लिमिट है. जीएसटी इज नॉट पेबल बाय रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग केसेस. अच्छा, नॉट पेबल बाय रेसिपिएंट बोल रहा है. ठीक है. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एबीसी लिमिटेड लोकेटेड इन इंडिया. स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड किया बॉडी कॉर्पोरेट को, तो वो तो रिवर्स चार्ज है सर. सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड टू मिस्टर कृष्णा. कंपनी को नहीं दिया है सर, कंपनी को नहीं दिया है. कंपनी को देता तो रिवर्स चार्ज होता है, ये रिवर्स चार्ज में नहीं है सर.
सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज तो फॉरवर्ड चार्ज में है, ये 2 आ जाएगा सर। तो सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, रामन लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। देखो भाई, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई दिया हुआ है, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई दिया हुआ है जो कि एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स भी दिया हुआ है, पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग लीगल सर्विसेज, सर ये रिवर्स चार्ज वाली कहानी है। एग्रीगेट टर्नओवर पूछ रहा है, तो सर एग्रीगेट टर्नओवर में रिवर्स चार्ज वाली चीज तो नहीं आती है सर, ठीक है। तो ये आउटवर्ड सप्लाई, एग्जाम, टैक्सेबल, एक्सपोर्ट सब आएगा, सब आएगा। इंटरस्टेट सेम पैन नंबर भी आएगा सर। तो 8 + 5 13, 13 + 10 23 लाख, ठीक है। आगे देखो, कैन अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द कंपोजिशन स्कीम कलेक्ट जीएसटी ऑन हिज आउटवर्ड सप्लाई फ्रॉम द रेसिपिएंट? नो भैया नो, इसको क्रेडिट मिलती नहीं, ये टैक्स किसी से कलेक्ट कर सकता नहीं, कंपोजिशन स्कीम वाला है। Which of the following services does not fall under reverse charge? कौन सी रिवर्स चार्ज में नहीं आती है? देखते हैं। सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी, ये तो रिवर्स चार्ज में। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ पार्टनरशिप फर्म, ये भी रिवर्स चार्ज में। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बॉडी कॉर्पोरेट, ये भी रिवर्स चार्ज में। बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म दोनों रिवर्स चार्ज में। सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर अ पैसेंजर प्रोवाइडेड टू अ रेसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होता है ना तब रिवर्स चार्ज होता है, यहाँ तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज नहीं होगा। तो आपसे पूछ तो रहना सर डज नॉट फॉल, तो ये वाला पॉइंट समझ आया, क्लियर हुआ। ये चार्ज और कंपोजिशन चैप्टर का मैंने एमसीक्यू कवर किया। अब इसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई और बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर के स्टूडेंट है सर, ठीक है। अपन इससे पहले चार्ज और कंपोजिशन चैप्टर के एमसीक्यूज किए थे सर, ठीक है। अब अपन प्लेस ऑफ सप्लाई के करेंगे सर, ठीक। ध्यान दो, ये एमसीक्यूज बहुत हेल्प करेंगे आपको, ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, पीडीएफ की टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स रहो, काम कूल रहो सर, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। अभी आप मेरे साथ बैठ के एमसीक्यूज करो, इससे कॉन्फिडेंस आता है सर, ठीक। देखो, मिस्टर राहुल फ्रॉम कोचिन केरला एंड मिस्टर मनोज ऑफ बैंगलोर कर्नाटका विजिट दिल्ली टू प्रोवाइड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। आहा, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज है, ध्यान दो सर, ठीक है। और ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज किसको प्रोवाइड की गई है सर? टू अ कंपनी, टू एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी ना, ठीक है। द ट्रेनिंग वाज कंडक्टेड इन अ होटल इन दिल्ली एंड एम्प्लॉयज वर ट्रेवल टू दिल्ली टू अटेंड द मीटिंग। द लिमिटेड कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मुंबई। द ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज किसको प्रोवाइड की गई सर? टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन ही क्या हो जाएगा हमारा? प्लेस ऑफ सप्लाई, जो कि क्या हो गया? मुंबई। आई बात समझ? अगला देखो, Mr. A, CEO of XY Limited, Mumbai, a company registered in Maharashtra, buys insurance cover for the inventory stored in a company factory located at Ahmedabad, Gujarat. ठीक है, from Excellent Insurers, Chennai, registered in Tamil Nadu. सर एक्सीलेंट इंश्योरर से इन्होंने इंश्योरेंस की इंश्योरेंस कवर लिया सर। तो इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए याद है हम क्या पढ़ के आए थे? टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ सच पर्सन। तो इंश्योरेंस सर्विसेज जिसको प्रोवाइड की गई है वो सर सीईओ ऑफ XY लिमिटेड है। और क्या ये कंपनी रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में? यस सर, ये कंपनी रजिस्टर्ड है सर। तो सर अगर ये कंपनी रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन ही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है। समझ आ रही बात? अगला देखो, Mr. Hira, a registered person in Gurugram, avail architect services of Sweet Homes Private Limited, registered in Mumbai, for a property situated in London. प्रॉपर्टी तो बाहर चले गई सर, सेक्शन 12(3) याद आई कहानी सर? प्रॉपर्टी तो इंडिया से बाहर चले गई सर। अगर प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर चले गई तो हम क्या बोलते थे? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। What will be the place of supply for the sweet homes in this case? आपसे पूछ रहे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर? तो देखो, मिस्टर हरि, रजिस्टर्ड पर्सन इन गुरुग्राम, अवेल्स आर्किटेक्ट सर्विसेज। तो कहां का है सर? गुरुग्राम, हरियाणा, यही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा सर। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ सर? देखो सिंपल सी बात, प्रॉपर्टी इंडिया में होती तो लोकेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है। वो भी नहीं पता होता तो फिर सप्लायर को पकड़ते। अगला देखो,
Mr. Radheshyam, a chartered accountant registered in Delhi, wishes to purchase an office in Bangalore. Mr. Radheshyam took financial services from ICICI होना चाहिए था, bank registered in Gurugram, in which he is an account holder, to procure loan from an office property situated in Bangalore. Corporate office of the ICICI Bank is Mumbai. He paid 20,000 as processing fees for this loan to the bank. अब आपसे ये पूछ रहा है सर कि सर बैंक ने जो ये सर्विसेज प्रोवाइड की है तो वो उस केस में सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ध्यान दो सर, मिस्टर आदेश चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड इन दिल्ली है, ठीक है, रजिस्टर्ड इन दिल्ली है, फाइनेंशियल सर्विस लिया हुआ है सर आईसीआईसीआई बैंक से, तो सर क्या बैंक के पास, अच्छा वो ही इज एन अकाउंट होल्डर, तो क्या बैंक के पास उसके रिकॉर्ड्स और डाटा मेंटेन होंगे? यस, तो उसके रिकॉर्ड्स में, बैंक के पास रिकॉर्ड्स में उसका एड्रेस कहाँ का होगा? दिल्ली का, क्योंकि वो बंदा वहीं पर रजिस्टर्ड वहीं रहता है सर, ठीक है, तो सर सिंपल सी बात है, प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा क्या हो जाएगा सर? दिल्ली। क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? जो बैंक के पास एड्रेस है, एक तो वो रजिस्टर्ड भी है सर, और बैंक के पास एड्रेस भी वही है, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बैंक के पास एड्रेस नहीं है, ठीक है, लिखा नहीं है ऐसा। आगे देखो, ABC Private Limited is a company providing online ticket services for the admission to various events. It had its head office at New Delhi and 2 branch offices at Bangalore and Pune. ठीक है, providing online ticket service for admission to various events. ठीक है, Bangalore is for controlling the selling of ticket and Pune is for printing and dispatching of ticket. The company is selling online ticket for admission to cultural, artistic programs, sports event scheduled to be held at Hyderabad. अब आपसे पूछ रहा है सर कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर एकदम सिंपल सी बात, याद है ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट और उससे रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज, ये एंसिलरी सर्विसेज है, और एंसिलरी सर्विसेज है तो सिंपल सी बात है सर, कहाँ हो रहा है इवेंट? तो सर इवेंट तो सर हैदराबाद में है सर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? हैदराबाद। ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा सर, इसको देख के जाना चाहिए सर, क्योंकि ये एंसिलरी सर्विस से रिलेटेड है, स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड नहीं है, इवेंट से रिलेटेड जो एंसिलरी सर्विसेज है उससे रिलेटेड है सर, अच्छा लगा मेरे को ये। अगला क्वेश्चन देखो, मिस्टर अंकित, परमानेंट रेसिडेंट of Gurgaon, travels by Indigo flights from Delhi to Mumbai. During 3 hours halt at Mumbai, he buys travel insurance at Mumbai airport and takes his onward journey flight from Mumbai to Bangalore. What shall be the place of supply for the insurance? जो इंश्योरेंस खरीदा उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वेरी वेरी सिंपल सर, हमने क्या सीखा था सर? क्या वो बंदा रजिस्टर्ड है? इंश्योरेंस की जो सर्विसेज ले रहा है? नहीं सर, सर वो बंदा ऐसा तो कहीं दिया नहीं है कि सर वो रजिस्टर्ड है ना, तो अब उस केस में एकदम सिंपल सर, वो कहाँ का रेसिडेंट है सर? गुड़गांव का सर, तो गुड़गांव ही क्या हो जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ आया? अगला देखो, मिस्टर आर रेसिडेंट ऑफ दिल्ली होल्ड सब अकाउंटेंट, ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन जैसा हो गया सर। एन आर गोज टू जयपुर फॉर द वर्क, ड्यूरिंग हिज विजिट टू जयपुर ही टेक सर्टेन सर्विसेज रिलेटिंग टू द अकाउंट्स, ठीक है, तो इन बैंक इन रिलेशन टू सम ट्रांजेक्शन टू बी कैरिड आउट। अब भी हम पढ़े सर, ऊपर सेम टाइप का क्वेश्चन किए, सेम टाइप का, तो ये बंदा कहाँ का है सर? दिल्ली, इसका अकाउंट डिटेल्स सब कहाँ का है सर? दिल्ली का, तो सर अगर आपके पास दिल्ली की डिटेल्स है तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, नहीं होता रिकॉर्ड्स में तो फिर अपन सोचते सर आपके पास रिकॉर्ड्स में कहाँ का एड्रेस है? दिल्ली का। समझ आया? ये प्लेस ऑफ सप्लाई हुआ, इसके बाद अब अपन एग्जामिनेशन का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, चलो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगा, ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है सर, इससे पहले मैंने आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस करा दिए थे, अब अपन एग्जामिनेशन के देखते हैं। देखो क्वेश्चन 1, ये पीडीएफ अगर आपको मिल जाएगा उसकी टेंशन मत लो, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना, सब मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज एग्जाम्प्ट अंडर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट? केमिस्ट शॉप इन द हॉस्पिटल सेलिंग मेडिसिन, अरे भैया ये टैक्सेबल है, हमसे तो एग्जाम पूछा है। Food supplied by a canteen run by the hospital to inpatient exempt है। Food supplied to the visitor or attendant to the patient in the hospital by a canteen run by the hospital, ये टैक्सेबल है सर, ठीक है, विजिटर और अटेंडेंट को खाना क्यों खिला रहे हो? एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, आंख बंद करके टैक्सेबल है सर, तो हमसे तो एग्जाम पूछा था, तो एग्जाम तो यही है सर, इकलौती, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज आर एग्जाम्प्ट अंडर जीएसटी? कौन सा एग्जाम्प्ट है? टेस्टिंग एग्जाम्प्ट है, सप्लाई फार्म लेबर, तीनों ही एग्जाम्प्ट है,
वेरी नाइस। वेयरहाउसिंग सर्विसेज ऑफ cereal, pulse, fruits, vegetables सब exempt है, सब exempt है, ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, ये सब exempt है। बट सर रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट वेयर द एडमिशन कॉस्ट इज 600, ये टैक्सेबल है सर। तो नॉट एग्जाम पूछा था आपसे, नॉट एग्जाम तो यही है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी? एडमिशन टू सर्कस, ये 550 है सर, 500 से ऊपर टैक्सेबल है। इंटरेस्ट चार्ज क्रेडिट कार्ड का टैक्सेबल है, ठीक है। सर्विसेज बाय ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन in respect of the business exhibition held in India, बिजनेस एग्जीबिशन इंडिया में है तो टैक्सेबल है, अगर आउटसाइड इंडिया होता तो एग्जेम्प्ट हो जाता। सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, ये एग्जेम्प्ट है सर। तो हमसे तो पूछा था ना सर कौन सा एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट तो यही है सर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ पेंटिंग स्कल्पचर, ये नहीं पढ़े सर। हम क्या पढ़े सर? सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक, क्लासिकल आर्ट फॉर्म, म्यूजिक, डांस, थिएटर, जिसकी कंसिडरेशन 1,50,000 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सर ये ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, और मॉडर्न आर्ट तो कभी एग्जाम था ही नहीं सर, और एक्सीडिंग की तो बात ही नहीं थी, तो यही तो पॉइंट है सर, ठीक है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन? एलोपैथी, यूनानी, सीधा, सभी है सर, सभी है, ये तो सभी हम पढ़ के आए सर, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड सप्लाई ऑफ गुड्स, ये तो बहुत ही इजी है सर। एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या तीनों आ जाएंगे? यस सर, नील रेट, एग्जेम्प्ट सब आ जाएगा। नॉन टैक्सेबल भी एग्जेम्प्ट में आता है, ये मत भूल जाना, ये कई बार स्टूडेंट भूल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज एग्जेम्प्ट सप्लाई? किसको एग्जाम माना जाएगा? सर सप्लाई ऑफ लिकर जो है ये नॉन टैक्सेबल है, और नॉन टैक्सेबल में एग्जाम भी आता है, इसलिए इसको लेना है। हॉस्पिटल की सर्विसेज और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो एग्जेम्प्ट है सर। अच्छा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अच्छा था, क्योंकि स्टूडेंट सप्लाई ऑफ लिकर वाले में गड़बड़ कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग सब करेंगे, बट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? नॉट एग्जेम्प्ट, योगा तो एग्जेम्प्ट है, रामदेव बाबा। सर बिजनेस करस्पॉन्डेंट, सेविंग ब्रांच, सेविंग बैंक अकाउंट, रूरल ब्रांच एग्जेम्प्ट है। कॉर्ड ब्लड बैंक सर्विसेज, ये टैक्सेबल है सर, ठीक है। और स्पोर्ट्स, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी टू अनदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एग्जेम्प्ट होता है सर, ठीक। सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ cereal, pearls, fruits, vegetables एग्जेम्प्ट है। प्रोसेस कॉफी एग्जाम नहीं है, तो हमसे पूछा था एग्जाम ना, तो एग्जाम में तो 1 2 3 ही एग्जेम्प्ट है, समझ आई बात। साहिल, a resident of Delhi, is having a residential property in Vasant Vihar, Delhi, which has been given on rent to Sohan for 50 lakh per annum for use as a residence. Renting of residential dwelling to an unregistered person exempt for the purpose of residence, तो exempt है। Whether Sahil is liable to pay GST? No, no, Sahil is not liable to pay GST, सर ये exempt है। अगला, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पल्सेस चलेगा, मिलिट्री इक्विपमेंट चलेगा, फ्रॉम मतलब क्या एग्जेम्प्ट है, मैं ये बताना है ना, ये ध्यान रखना सर। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और जैगरी है सर, जैगरी तो टैक्सेबल है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट टैक्सेबल है सर, ये दो ही तो पढ़ के आया है सर। सिरिल, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये चलेगा सर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस चलेगा सर। मिलिट्री इक्विपमेंट चलेगा। रेलवे इक्विपमेंट होता तो टैक्सेबल हो जाता, ठीक है। तो पहला दो ही एग्जेम्प्ट है सर, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चन थे, चलो वाह, एग्जामिशन में हमारे क्वेश्चंस खत्म हुए। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन टाइम, वैल्यू, बहुत कुछ करना है, भी आईटीसी वगैरह सब क्वेश्चंस करना है। साथ बने रहो, एमसीक्यू की अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत हेल्प करेगा ये आपको एग्जाम में। पीडीएफ वगैरह आपको सब टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्थ मांडगा। ध्यान दो सर, टाइम ऑफ सप्लाई के अपन क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले अपन ने एग्जामिशन तक के कर लिए सर, केस सिनेरियोस, एमसीक्यू सॉरी। चलो देखो, क्वेश्चन देखो, सिंपल है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेना। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, लाइक करके फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज, सर्विसेज का केस है, रिवर्स चार्ज है, तो डेट ऑफ पेमेंट इन द इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट पहला होता है। डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज होता है। डेट ऑन पेमेंट विच इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट, तीनों में विच एवर इज अर्लियर होता है। ये तो प्रोविजन वाला क्वेश्चन था। अगला देखो, Miss Pearl is a classical singer. She want to organize a
classical singing function. So she booked an auditorium on 10th August for a total amount of 20,000. She paid 5,000 as advance on that date. सर सर्विस है तो सर्विस है तो हमारे लिए सर ये काम की डेट है एडवांस वाली. गुड्स होता तो इग्नोर मार देता. The classical singing function was organized on 10th October. The auditorium owner issued an invoice on 25th November. भैया जी 30 डेज से लेट हो आप इनवॉइस इशू करने में. तो सर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ पेमेंट, प्रोविजन ऑफ सर्विस कब है 10th अक्टूबर. तो एक हो जाएगा 10th अगस्त और एक हो जाएगा 10th अक्टूबर. कहाँ है ऑप्शन, ये रहा. समझ आया. अगला देखो, श्याम लिमिटेड लोकेटेड इन मुंबई इज रिसीविंग अ लीगल सर्विस. लीगल सर्विस बोले तो रिवर्स चार्ज वाली बात है. फ्रॉम अ लॉयर मिस्टर ज्ञान रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ श्याम लिमिटेड इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज 42 लाख. बता भी रहे सर, बिजनेस एंटिटी टर्नओवर एक्सीड करता है, रिवर्स चार्ज आप सोचिए. ठीक है. द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट ऑफ पेमेंट इनवॉइसेस इज एज फॉलोज. इनवॉइस इशूड बाय ज्ञान ऑन 15th अप्रैल. इनवॉइस 15 अप्रैल का है. ठीक है. रिवर्स चार्ज की कहानी है सर, ध्यान रखिएगा सर. पेमेंट डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स 5th. डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स 1st में. दोनों में विचएवर इज अर्लियर, ये आ जाएगा 1st में. और इनवॉइस से हम कितने दिन देखेंगे सर, इनवॉइस से हम देखने जाएंगे सर्विस का केस है. गुड्स के केस पे 30 डेज, सर्विसेज के केस में 60 डेज. तो 61st डे हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होता है. और अगर आप 61st डे देखोगे तो सर हमारा 61st डे कब आएगा. ऑब्वियस सी बात है 15 अप्रैल में 60 डेज आप ऐड करके देख लो. सर आपका मई खत्म हो जाएगा. मई खत्म होने के बाद 5th जून तक पहुंच जाओगे. हाँ 5th जून तक पहुंच जाओगे तो 1st में दोनों में विचएवर इज अर्लियर हो जाएगा सर. आई बात समझ. कई बार ना चीजें निकालने की जरूरत नहीं होती है, आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए. जबरदस्ती 60 डेज ऐड करके क्यों टाइम पास एग्जैक्ट डेट निकालना. देखो ऐसे भी समझ आ रहा है सर. मई खत्म हो जाएगा, 5th जून तक पहुंच जाएगा, 1st में पहले आ जाएगा सर, तो 1st में दोनों में विचएवर इज अर्लियर 1st में हो गया. ये सब टेक्निक सीखो सर. हर बार ना 60 डेज ऐड करके चेक करना नहीं, टाइम जाता है सर, एग्जाम में टाइम चले जाता है. अगला देखो, determine the time of supply of goods with the help of the information provided below. May 11, supplier Dia Enterprises issue invoice for the goods taxable on reverse charge basis. Goods reverse charge. ध्यान दीजिएगा सर. Date of receipt of goods, payment और 30 days from the date of invoice. 12th ने कंस्ट्रक्शन पिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड रिसीव द गुड्स. पहली डेट मिल गई सर. पिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड issue a check and record the payment in the books of accounts on 30th. Payment is debited in the from the books of accounts of the पिया कंस्ट्रक्शन. दोनों में whichever is earlier. अर्लियर कौन सी रहेगी 30. तो 12 और 30 दो डेट मिल गई है. अब इनवॉइस की डेट चाहिए मुझे. इनवॉइस की डेट तो सर 11th है. तो सर इनवॉइस से आप 30 डेज गिन लो. अब देखो फिर से स्मार्टनेस वाली बात. इनवॉइस से 30 डेज गिनने जाओगे तो सर मई से आप जून पहुंच जाओगे. और सर 12th में तो पहले आ जाएगा ना सर. हमें तो ये 3 डेट ही देखनी थी ना. यहाँ से 30 डेज ऐड करने के बाद 3 डेट देखनी थी. तो ऑब्वियस सी बात है जून वाली डेट तो बाद में, तो 12th में ही होगा सर आंसर. समझ आ रही बात. ये बात याद रखना सर, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर. ठीक है. अच्छा एक और चीज है इस क्वेश्चन में जो मेरे को लगा खास. देखो जानबूझ के ना दिया एंटरप्राइजेस का दिया हुआ है सर, रिवर्स चार्ज है. रिवर्स चार्ज में सप्लायर का क्यों देखोगे सर, रिसिपिएंट का देखते हो. और रिसिपिएंट कौन है, पिया कंस्ट्रक्शन है. ये एक अच्छा पॉइंट लगा मुझे, जहां पर एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है. बाकी ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज होगा ही, बट चांसेस है कि कंफ्यूज हो सकता है. ठीक. ये सर सेम है क्वेश्चन, अभी ऊपर कराया था सर, सेम क्वेश्चन है. अगला देखो, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर 5 लाख इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज एडवांस रिसीव्ड ऑन फर्स्ट. गुड्स एडवांस की डेट कोई काम की नहीं है. इनवॉइस और जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ, जिस दिन रिमूव हुआ उस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था. तो दोनों में विचएवर इज अर्लियर. अर्लियर क्या है 15th अप्रैल. समझ आया, बैठा दिमाग में. ये आपके टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस हो गए सर. अगर प्रोविजन याद है तो क्वेश्चन मस्त बनते हैं ऐसे मक्खन जैसे, नहीं तो दिक्कत आती है. लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना. ये टाइम खत्म हुआ है, फिर वैल्यू, फिर आईटीसी, बहुत कुछ बचा है अभी. ठीक है. चलो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां सब चीजें मिल जाती है. चलो थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगम. ध्यान दो सर, टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन हो गए, वैल्यू क्या करते देखो. ये पीडीएफ अगर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन रहना. पिरामिड लिमिटेड हैज 24% शेयर होल्डिंग ऑफ अंकुल लिमिटेड. ठीक है, 24% शेयर होल्डिंग है. ठीक है.
Piramal Limited supplied goods to Ankur Limited during the current financial year. Which of the following shall be the value of goods under GST? सर हम कौन सी वैल्यू लेते हैं? सेक्शन 15 बोला सर ट्रांजैक्शन वैल्यू लेते हैं सर, ठीक है। अगला देखो, Gemini Export has sold scrap value amounted to rupees 3,84,000 excluding tax. TCS नहीं होता है, वैसे भी TCS वैल्यू में नहीं आता है। The scrap was transported to the place of business to the recipient for which Gemini Export charged additional 5,100 as transportation charges. क्या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इसमें ऐड होगा? यस ऐड होगा, तो ये आ जाएगा सर 3,89,100 ऐड करने के बाद। समझ आया? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बिफोर सप्लाई जितने भी खर्चे सब ऐड होते हैं, बिफोर सप्लाई सब ऐड होते हैं सर, ठीक। अगला देखो, डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इफ, ये तो सिंपल है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है सर। एग्रीमेंट होना चाहिए, क्रेडिट रिवर्स हो जाना चाहिए, और इसके लिए सर पहले से इनवॉइस से लिंक होना चाहिए सर। तो अगर ये तीनों बातें हैं तो आप सर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी माइनस कर सकते हैं। Which of the following are not included in the value supply in terms of section 15? सर किसको वैल्यू में नहीं लेते? सर टैक्सेस नहीं आते, जीएसटी के टैक्सेस नहीं आते हैं, बाकी दोनों तो आता है। और क्या दिया हुआ है? ये भी आता है सर, पेमेंट बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज को पेमेंट करते रेसिपिएंट के बिहाफ में, ये भी आता है सर। अगला देखो, द डायरेक्टर ऑफ कैरियर लिमिटेड प्रोवाइड प्रीमाइसेस टू इट एट अ मंथली रेंट ऑफ 2,50,000 which is registered as a principal place of business from where it carries out business operation. Carrier Limited want to understand whether the monthly rent of 2,50,000 should be termed as a transaction for determination of value of supply. क्या 2,50,000 को क्या माना जाएगा? ट्रांजेक्शन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो रेंटल लिया गया है, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ द कैरियर लिमिटेड प्रोवाइड प्रोवाइसेस टू इट एट अ मंथली रेंट of 2 lakh which is a registered place of business from where it carries out business operations. तो आपसे पूछ रहा है कि want to understand whether the monthly rent of 2,50,000 should be termed as a transaction for determination of value. नहीं सर, इसको ट्रांजेक्शन क्यों माना जाएगा सर? नहीं, इसको ट्रांजेक्शन नहीं माना जाता। What will your answer differ if the premises is provided by an independent supplier? अब ध्यान से सुनो और इसको समझो। हम क्या पढ़े थे मैं आपको समझाता हूं और याद दिलाता हूं सर। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन में अगर कुछ हो रहा है तो शेड्यूल 3 में बाहर है सर, ठीक है। शेड्यूल 3 में बाहर है तो वैल्यू क्यों ही निकालोगे सर? पर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट सप्लायर है, तो उस केस में सर यस आंसर वुड डिफर। उस केस में ये 2,50,000 को वैल्यू माना जाएगा सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक एजम्पशन टिका हुआ है कि सर यहाँ पर सर ये डायरेक्टर और वो जो कंपनी को रेंट पे दे रहा है सर, यहाँ पर ये एज्यूम्ड है कि क्या बोलते हैं, इन लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है सर, उसमें हुआ ये चीज। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है, मतलब मेरे हिसाब से इसमें बहुत गलती होने के स्कोप है स्टूडेंट से, ठीक है, बहुत बहुत गलती होने के स्कोप है मेरे हिसाब से, ठीक। बाकी तो बस इतना ही था, वैल्यू के क्वेश्चंस कवर हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन आईटीसी का करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगर। ध्यान से देखना सर, अपन आईटीसी के क्वेश्चन करेंगे सर। इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यू करा दिए, केस सिनेरियो हो गया, रिविजन्स हो गए, सब चीज हो गई सर, सब चीज हो गई है। आपको सिर्फ बैठ के मेरे साथ इस चैनल में टेक्स्ट के लिए पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना बचा है सर, ठीक है। चलो देखो, आईटीसी ऑफ मोटर व्हीकल यूज फॉर मेकिंग डैश इज अलाउड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग, ये तीनों में अलाउड है सर आईटीसी, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपोजिशन वाले को नहीं मिलती, फ्री सैंपल नहीं मिलती, पर्सनल कंजम्पशन सेक्शन 17(5) ब्लॉक किया, तीनों में नहीं मिलती है सर। अगला, a supplier takes deduction of depreciation on the GST component of the cost of capital goods as per the Income Tax Act 1961. The supplier cannot avail क्योंकि सर GST component पे depreciation ले लिया भाई ने, तो क्रेडिट कैसे लेगा? अगला, PZY Limited is engaged in manufacturing of motor car. The company paid the following amount of GST to its supplier against the invoices raised to it. Compute the amount of ineligible input tax credit. Ineligible input tax credit बताना है, ठीक है। कार का काम करता है तो जनरल इंश्योरेंस अलाउड है सर। बिजनेस परचेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज 23 सीटिंग कैपेसिटी अलाउड है। याद रखना, ये वाला गड़बड़ करोगे जनरल इंश्योरेंस, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस अलाउड है,
ये सोचना। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉयज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ये भी अलाउड है। आउटडोर कैटरिंग ये अलाउड नहीं है, आपसे इनएलिजिबल ही पूछा है सर, तो इनएलिजिबल तो 3,50,000 आ जाएगा सर। अगला देखो, Mr. A has a tax invoice dated on 21/2023 of services received by him. Its ITC credit is lost if the ITC not availed on or before. कब तक ITC अवेल नहीं करेगा तो उसकी ITC लॉस्ट हो जाएगी। तो हम तो पढ़ के आए सर, सेक्शन 16(4) क्या बोला, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न दोनों में विच एवर इज अर्लियर। अगला, मिस्टर रघु अवेल सर्विसेज ऑफ मिस्टर राजा चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अंडर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है 55,000, टैक्स ऑडिट दिया हुआ है 10,000, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ऑफ मिसेस रघु वाइफ सैलरी रिटर्न 5,000, ये तो पर्सनल हो गया सर। ये दो तो चलो बिजनेस भी है, चला लूंगा, ये पर्सनल हो गया। तो सर ये आ जाएगा 65,000, जीएसटी का रेट है 18%, तो ये आ रहा है सर 11,700, ठीक है। आगे देखो, इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट, लास्ट इंस्टॉलमेंट में क्रेडिट मिलती है सर, याद है ना। अगला देखो, टीटी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन राजस्थान फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून, ठीक है। इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स 1,25,000 टू जेजे एंटरप्राइजेज हरियाणा, इंटर स्टेट परचेज है ये सेल था, ठीक है। रजिस्टर्ड इन पंजाब फॉर 40,000, ये राजस्थान का है, हरियाणा पंजाब ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम आरा ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन राजस्थान फॉर 65,000, एप्लीकेबल जीएसटी रेट इज 18%, there is no opening balance of ITC, all the amount are exclusive of taxes, जीएसटी लायबिलिटी पेबल इन कैश आपसे पूछ रहा है, तो हमें निकालना पड़ जाएगा सर। चलो मेहनत करते हैं। 1,25,000 राजस्थान हरियाणा आईजीएसटी की कहानी है सर, सी एस और आई आउटवर्ड में आएगा 1,25,000, इसका 18%, 22,500 ये आउटवर्ड है सर। इनवर्ड में इंटर स्टेट परचेज है, पंजाब से किया है 40,000 का 18%, 7,200, ठीक है। इंटर स्टेट परचेज भी किया राजस्थान से 65,000, तो 65,000 इंटू 9%, 5,850, ठीक है। पर ये दोनों क्रेडिट वो यहाँ यूज कर सकता है, 5,850, तो नेट करने के बाद कितना आएगा, 22,500 माइनस 7,200 माइनस 5,850 माइनस 5,850, ये आ रहा है 3,600 आईजीएसटी का पे करने का बचा सर इसका, समझ आया। अगला देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, पर्सनल कंजम्पशन में नहीं मिलती है, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब नहीं मिलती है क्योंकि इंटरनल पॉलिसी कोई स्टैट्यूटरी नहीं है, ट्रैवल बेनिफिट्स दिया हुआ है वो भी कंपनी का इंटरनल पॉलिसी है सर, तीनों के केस में आईटीसी नहीं मिलती। आई बात समझ, ये हमने आईटीसी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, इसके बाद और भी चैप्टर्स बचे उसके क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, साथ में रहो, लाइक करो, फ्रेंड्स को शेयर करो, चल थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगा सर। इससे पहले मैंने आपको आईटीसी तक के पूरे एमसीक्यू करा दिए थे, 9 चैप्टर रजिस्ट्रेशन है, इसके एमसीक्यू देखो, इसके बाद फिर आगे के चैप्टर्स और है उसके एमसीक्यूज भी देखना बचा है। देखो, हाउ इज द एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेटेड फॉर डिटरमाइनिंग थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या लेते हैं, ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग इनवर्ड, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी लेते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी लेते हैं, बट एग्रीगेट टर्नओवर में जीएसटी बाहर करते हैं, तो इसमें वो वाली बात नहीं लिखी है, जीएसटी वाली बात यहाँ भी नहीं लिखी है, जीएसटी वाली बात इस पर भी नहीं लिखी है, यही वाला तो ऑप्शन है सर जो एग्रीगेट टर्नओवर को प्रॉपर डिफाइन करता है सर, जहां पर हम इंटरेस्ट रेट भी लेते हैं, सेम पैन नंबर भी लेते हैं, एक्सक्लूड करते हैं सर टैक्सेस को, समझ आया। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पूछा है आपसे। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, देखो, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी शैल बी डीम्ड टू बी द रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी, ये तो सही है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन cancellation of registration under SGST UTGST shall be deemed to be cancellation for registration of under CGST, ये भी सही है। revocation of cancellation of registration under SGST and UTGST shall not be deemed, shall not be कैसे हो सकता है, तो ये भी shall not be होगा, तो ये दोनों गलत है, ये वाला ऑप्शन सही है, समझ आ रहा है। अगला देखो, Mr. Ram, a jeweler registered under GST in Mumbai want to sell his jewelry in a trade expo held in Delhi, which of the statement is false, false बताना है सर। he need to get registration in Delhi as a casual taxable person, ये तो सही है सर, एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ेगा सर।
ही इज मैंडेटरी टू हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली। नहीं नहीं सर, मैंडेटरी नहीं होता सर प्लेस ऑफ बिजनेस, वो वहां पर एज अ कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन भी काम कर सकता है। अगला देखो, Mr. X, a casual textile person, is not involved in making taxable supply of notified handicraft goods or predominantly handmade and notified goods. Which of the following statement is true for Mr. X as a casual taxable person? कौन सा स्टेटमेंट सही है? Mr. X is not required to take registration under GST under any circumstances. ये तो गलत है सर। Mr. X is required to get registration under GST if the aggregate turnover exceed 20 lakh. ये भी ठीक है। बट सर अगर नोटिफाइड गुड्स में डील नहीं कर रहा है हैंडीक्राफ्ट्स में, तो उस केस में कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन को कंपलसरी रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बता नहीं रहा सर, तो सर ये वाला ऑप्शन है। समझ आया? आगे देखो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टेक्सटाइल पर्सन वैलिड फॉर जितने पीरियड के लिए दिया गया और 90 डेज दोनों में विच एवर इज अर्लियर। मतलब ये इसमें 2 टिक कर दिया मैं गलती से, ठीक है। आगे देखो, within how many days a person should apply for registration under GST apart from provision of voluntary registration? वॉलेंट्री के अलावा कोई आदमी को कितने टाइम पीरियड के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए? 30 डेज। 30 डेज पढ़ के आए हैं। अगला देखो, the registration certificate granted to non-resident textile person is valid for 90 days unless extension मतलब प्रोवाइड किया गया हो। 90 डेज वैलिड है सर। अगला देखो, P Limited has its registered office under the Companies Act 2013 in the state of Maharashtra, from where it ordinarily carries on its business of taxable goods. It also had a warehouse in the state of Telangana for storing such goods. Sir, warehouse को भी क्या place of business बोला जाता है? Yes sir, दोनों place of business है। What is the validity of registration granted under GST for a normal taxpayer? जब तक उसका registration cancel ना हो, तब तक उसका registration क्या है? Valid है। अगला देखो, a non-resident textile person is required to apply for registration, sir, at least 5 days before the commencement of business, prior to the commencement of business, ठीक है। आगे देखो, Dhruv Tara Limited, an electronic commerce operator, is liable to collect tax TCS under section 52 of the CGST Act and is registered under GST. However, it is going to close its operation from the next month. तो आपसे पूछ रहा है सर, देखो आपसे पूछ रहा है कि नो ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर ध्रुव तारा टू सो मोटो अप्लाई फॉर कैंसलेशन। नहीं, हम अप्लाई कर सकते हैं। ध्रुव तारा कैन अप्लाई फॉर राइटिंग फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इफ इट्स नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस। ये भी सही है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ध्रुव तारा कैन बी कैंसल्ड इफ द प्रॉपर ऑफिसर इज सैटिस्फाइड that the Dhruv Tara is no longer liable to collect TCS pursuant to the inquiry under GST law. ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो सर पहला वाला बोल रहा है सर कि सुओ मोटो कैंसिल नहीं कर सकते। सर हम कैंसिल कर सकते हैं, अगर हम हमारा धंधा बंद कर रहे हैं तो उस केस में हम सुओ मोटो भी कैंसिल कर सकते हैं सर। तो हमारे लिए बेटर कौन सा है? मोस्ट एप्रोप्रिएट तो सेकंड और थर्ड है सर। फर्स्ट वाला तो कुछ केस में हो पाएगा, कुछ केस में नहीं हो पाएगा। सेकंड और थर्ड तो आराम से हो जाएगा सर, है समझ। अगला देखो, Ram, an individual based in Gujarat, is in employment and earning 10 lakh as salary. He is also providing intrastate consultancy services to different organizations on growth and expansion of business. His turnover from the supply of such services is 12 lakh. Determine whether Ram is liable for registration. नहीं सर, सैलरी वाली कहानी शेड्यूल 3 में नेगेटिव लिस्ट में आती है और सर्विसेज तो 12 लाख की दे रहे सर। तो उस केस में सर नो, 20 लाख से एक्सीड ही नहीं किया। अगला, Mr. Z of Himachal Pradesh started a new business and make following supply in the first month. Intrastate 17 lakh, supply of exempted, ठीक है। Interstate taxable goods दिया सर, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात है, कंपलसरी इंटरस्टेट गुड्स की बात है सर। अगला, the person making interstate supply of goods from Madhya Pradesh is compulsory required to get registered under GST irrespective of amount। सर इंटरस्टेट गुड्स है सर, क्या ही सोच रहे हो? कोई लिमिट नहीं है सर, कोई लिमिट नहीं है सर। सेक्शन 22, 23 और 24 अच्छे से पता होना चाहिए सर, ठीक है। अगला, within how many days an application for revocation or cancellation of registration can be made provided no extension to set time period has been granted। अगर एक्सटेंशन ग्रांट नहीं की गई है तो कितने टाइम पीरियड के लिए सर? एक्सटेंशन ग्रांट नहीं की गई है तो 30 डेज है हमारे पास, ठीक है। Which of the following person is mandatory required to undergo आधार ऑथेंटिकेशन? गवर्नमेंट को तो हमने बाहर किया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बाहर है सर, आईसीआई सर स्टैट्यूटरी बॉडीज को भी बाहर किया है। सप्लाई ऑफ पान मसाला
इसको आधार ऑथेंटिकेशन कराना कंपलसरी है। अच्छा क्वेश्चन है, पता है एग्जाम में आ जाएगा तो एक मिनट सोचना पड़ जाएगा सर। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये रजिस्ट्रेशन के सर आपके एमसीक्यूज कवर हुए। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रहना, वहां पर सब चीजें मिल जाएगी। ठीक है, चलो, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ध मांडगा। ध्यान दो सर, टैक्स इनवॉइस चैप्टर के अपन क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले अपन ने रजिस्ट्रेशन तक के सब क्वेश्चंस कर लिए। ध्यान दो, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ May, Z Limited sold goods to Y Limited for 2,55,000 and charge GST at the rate of 18%. However, owing to some defect in the goods, Y Limited returns some of the goods by issuing a debit note of 40,000 in the same month. ठीक है, Z Limited record the return of the goods by issuing a credit note of 40,000 plus GST. ठीक है, in the same month. In this situation, GST liability of Z Limited, तो सर 2,55,000 का गुड्स बेचा था, 40,000 का सर क्रेडिट नोट के थ्रू अपन ने कैंसिल कर दिया, तो बचा कितना, माइनस 40,000, 2,15,000, इसका जीएसटी 18%, इसका 18%, 38,700। समझ आया, क्लियर। आगे देखो, in case of the taxable supply of services by an NBFC to other than a distant person, invoice shall be issued within a period of 45 days. ये तो हम पढ़े सर, NBFC का केस है। Where the goods being sent or taken on approval basis or goods are removed before supply take place, the invoice shall be issued on or before the time of supply or 6 months from the date of removal. दोनों में whichever is earlier. अगला, इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ गुड्स, गुड्स में ट्रिप्लिकेट होता है, सर्विसेज में डुप्लीकेट होता है। ठीक, और नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है अंडर जीएसटी लॉ। फर्स्ट, इफ द सप्लायर इज erroneously declared a value which is more than the actual value of the goods or services provided, then he can issue a credit note. ये तो परफेक्ट है सर, सही है। If the supplier declares some special discount which is offered after the supply is over, then he cannot issue a credit note. Yes sir, post supply discount के लिए credit note नहीं use करोगे आप। If the quantity received by the recipient is more than what he has been declared in the tax invoice, the supplier can issue a debit note for the same. Yes, perfect, सही है। There is no time limit to declare the details of debit note in the return. ये गलत है, डेबिट नोट के लिए टाइम लिमिट है सर 30 नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर। तो आपसे तो बोला था कौन सा गलत, तो गलत तो यही है। अगला, सुभाष एंड कंपनी आर रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, इट नीड नॉट इशू टैक्स इनवॉइस इफ द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टू सच पर्सन इज डैश एंड द रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस। 150 क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है सर, नॉट मोर देन 200 लिखा है। आपसे ये पूछ रहा है किस वैल्यू की ये सप्लाई करेगा, तो उसके इसमें टैक्स इनवॉइस की जरूरत नहीं है, तो सर 150, 200 तो मैक्सिमम वैल्यू है। समझ आई बात। तो ये हमने टैक्स इनवॉइस के मेरे ख्याल से एमसीक्यूज कंप्लीट किए। आई होप समझ आया होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, चलो, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ध मांडगा। ध्यान दो सर, ईवे बिल के अपन एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को बहुत सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू करा दिए सर। इसके बाद 3 चैप्टर और बचे, पूरे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। ध्यान दो, स्टाइल एसोसिएट, ये सब पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, ज्वाइन रहना वहां पर। स्टाइल एसोसिएट डेली डील्स इन डेनिम गारमेंट हैज ऑर्डर्ड जीन्स फ्रॉम अ सुपर गारमेंट इन लुधियाना पंजाब विच इज 310 किलोमीटर अवे फ्रॉम इट्स वेयर हाउस। ठीक है, ई-वे बिल इज जनरेटेड बाय द सुपर गारमेंट एंड द ऑर्डर इज कमिंग बाय अ नॉर्मल कार्गो। नॉर्मल कार्गो एक दिन में कितना, 200 किलोमीटर, तो सर 310 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 2 डेज। ठीक है, अच्छा ई-वे बिल की वैलिडिटी पूछा था क्या सर, ओके 2 डेज। आगे देखो, a registered person has to transport goods from its warehouse to its depot located at a distance of 300 kilometers from a normal cargo। फिर वही बात, 2 दिन, तो सर 14 से 2 दिन कर लोगे तो 16 17 आ जाएगा सर, मिडनाइट 16 17 तक। एबीसी लिमिटेड जनरेटेड ई-वे बिल ऑन 12th Feb at 2 PM, मतलब 14 मतलब 2 बजे। इट ट्रांसपोर्टेड ओवर डायमेंशनल कार्गो, तो इसकी वैलिडिटी कितनी है सर, 20 किलोमीटर से एक दिन में सर। ठीक है, 20 किलोमीटर तो 5 डेज की वैलिडिटी आ गई सर। तो 12 + 5 ये आ जाएगा सर 17 18 मिडनाइट तक रहेगी सर वैलिडिटी।
अगला देखो, Ajay, proprietor of firm Surya Steel Private Limited, registered in Haryana, has ordered TMT steel bars amounted to rupees 5,75,000, excluding 18% GST on 1/5/2023. 2:25 ठीक है, 2:25 p.m. from the Kindle Steels, registered in Madhya Pradesh, which is at a distance of 650 kilometers from the factory of Surya Steel Private Limited in Haryana. E-way bill is generated immediately, and the validity of the e-way bill is 4 days. Okay. However, due to unforeseen circumstances, Surya Steel Private Limited asked Kindle Steels to cancel the order at 3:45. लो भैया, इतने बजे बेचे, 3:45 को ये कैंसिल की बात कर रहा है. The goods are still in the warehouse of Kindle Steels, who have asked the accountant to cancel the e-way bill. What is the time period within which the e-way bill be cancelled by the Kindle Steel? ये तो एकदम सिंपल है सर, 24 आवर्स है सर हमारे पास. याद आया सर, 24 आवर्स के अंदर हम कैंसिल कर सकते हैं सर. ठीक है, अगला देखो, अन्ना प्राइवेट Limited, registered in Delhi, sells goods to Krishna Chand, registered in Punjab, Kanzaini, a grocery store owner. The consignment contain eggs and fish of the value of 50,000, exempt under GST, and the corrugated boxes for packing the eggs and fish of the value 40,000. जो exempt है उसके लिए ई-वे बिल नहीं लगता. 40,000 जो है उसके लिए ई-वे बिल लगेगा. अब ये एक्सक्लूडिंग है ना, तो आपसे बोल रहे हैं कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होगी, 40,000 प्लस 18%, 7200 ऐड कर लोगे तो ये 47,200 आ जाएगा. समझ आया? ये ई-वे बिल तक के अपन ने एमसीक्यूज कर लिए. इसके बाद 3 चैप्टर के और एमसीक्यूज बचे, पूरा एमसीक्यू कवर हो जाएगा सर. ठीक है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना. चलो, थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा. ध्यान देना सर, इससे पहले मैंने आप लोगों को टैक्स इनवॉइस तक के सर एमसीक्यू करा दिए थे. अब अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का देखते हैं सर. थोड़े ही चैप्टर बचे, एमसीक्यूज पूरे साथ बैठ के कवर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सर, बहुत हेल्प होगी इससे. ठीक है, चलो देखो. प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मींस द प्लेस ऑफ बिजनेस एज मेंशन्ड इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन. ये तो सिंपल था सर. ऑल अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी retained until the expiry of 72 months. ठीक है. हाउ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बी ऑथेंटिकेटेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है तो क्या चाहिए रहेगा, डिजिटल सिग्नेचर. A registered person is required to maintain books of accounts relating to supply of goods, receipt of goods, stock of goods, input tax rate, सभी चीज. अगला, what course of action can be adopted if there is any incorrect entry made in the books of accounts other than those of the clerical nature. clerical nature की नहीं है. डिलीट तो करने की सोचना ही मत, डिलीट तो बिल्कुल भी करने की मत सोचना. इन कैन बी स्कोर्ड आउट अंडर अटेस्टेशन. अटेस्टेशन करके कर सकते हैं अपन. ठीक है, अगला देखो. Where the dash considered that any class of taxable person is not in a position to keep and maintain accounts in accordance with the provision of this section, he may, for the reason to be recorded in writing, permit such class of taxable person to maintain accounts in such manner as may be prescribed. ये कौन allow करता है? Commissioner allow करता है सर. A registered person who is engaged in manufacturing of plastic bottle is required to maintain books of accounts relating to raw material, input service, goods manufactured, including waste, waste and byproduct. तो सर इसके लिए तो सभी चीजों के लिए बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी सर. ठीक है, सब चीजों की डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी. हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू स्टॉक ऑफ गुड्स एंड डिटेल ऑफ टैक्सेस. कम पोजीशन वाला आदमी, क्योंकि इसको क्रेडिट मिलती नहीं है, ये आदमी मस्त है, बिंदास है. इन विच मैनर इट इज मैंडेटरी टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सर आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक, आप चाहो तो मैनुअल, जैसे आपको चल रहा हो. जीएसटी दोनों अलाउ करता है सर. आई होप समझ आया होगा. ये एमसीक्यूज में ना कुछ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, अगर एग्जाम में देखा हुआ रहेगा ना तो बनेगा, नहीं तो कई बार आप मिस्टेक कर जाओगे सर, आपको लगेगा अरे यार पता था ये छोटा सा एमसीक्यू था, बना लेता. ये कई गलतियां हो जाती है. तो ये हमने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का कवर किया. इसके बाद 2-3 चैप्टर के और बचे, फिर कंप्लीट हो जाएगा अपना एमसीक्यूज. ठीक है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना. ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना. ठीक है, चलो, थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा. ध्यान दो सर, ये टीडीएस टीसीएस के अपन एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे. इसके बाद रिटर्न फाइलिंग लास्ट बचा है सर, बस अपना फिर जीएसटी के भी एमसीक्यूज पूरे कवर हो जाएंगे. चलो ध्यान दो, क्या दिया हुआ है. कृषि उद्योग स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द महाराष्ट्र हैज परचेज अ फैब्रिक वर्थ 2,80,000. 2,50,000 से ज्यादा है. टीडीएस की बात है सर, 2% टीडीएस है, याद रखना. फ्रॉम तलवार फैब्रिक, क्या नाम है, तलवार फैब्रिक्स रजिस्टर्ड इन हरियाणा, इंटर स्टेट सप्लाई. Determine the amount of TDS कृषि उद्योग is liable to deduct while making payment to तलवार फैब्रिक्स. कितना परसेंट? 2%. तो 2,80,000 का 2% कितना आएगा,
5600। अगला देखो, अंडर द जीएसटी लॉ हु इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस ऑन द नेट वैल्यू। टीसीएस कौन कलेक्ट करता है सर? ई कॉमर्स ऑपरेटर। नेक्स्ट, हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू व्हेन इज टैक्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। सर जब वो 2,50,000 से एक्सीड ना करे, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, याद रखना। एट विच पॉइंट ऑफ टाइम टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। जब हम पेमेंट करते हैं सप्लायर को तब टीडीएस काटते हैं सर। अगला देखो, Florid Jewels Private Limited, registered in Maharashtra, sells floral jewelry via e-commerce operator Jibble.com. ठीक है, Mr. Ajay placed an order of 10 sets of floral jewelry in different colors, each costing 5,000. So 10 into 5, 50,000 on 20th May 2023. However, he returned 2 sets back after 2 days in accordance with the exchange policy of Jibble.com. तो 2 रिटर्न कर दिया तो देखो 50,000 माइनस 2 रिटर्न कर दिया 10,000, तो कितना हो गया सर? 40,000। 40,000 में टीसीएस की बात आएगी सर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑन विच Jibble.com would collect TCS, कितने में? 40,000 में। सिंपल। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस? नाइस, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए, मजा आ जाए सर कि ड्यू डेट क्या है। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज फॉर द पर्पस ऑफ टीसीएस अंडर सेक्शन 52 इन द सीजीएसटी एक्सक्लूड। क्या क्या नेट वैल्यू में एक्सक्लूड करते हैं सर? टैक्सेस एक्सक्लूड करते हैं, रिवर्स चार्ज वाला एक्सक्लूड करते हैं, और जितना रिटर्न हो गया वो भी एक्सक्लूड करते हैं। तीनों चीजें एक्सक्लूडेड है। अगला देखो, कैलकुलेट द टीसीएस रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, अ सप्लायर सोल्ड गुड्स थ्रू एन ऑपरेटर ऑफ 1,18,000। जीएसटी इसमें इंक्लूडेड, जीएसटी एक्सक्लूड करते हैं सर, तो 1 लाख का गुड्स बेचा है, out of which 23,600 including GST of 3,600 were returned। तो सर 20,000 का रिटर्न हो गया क्योंकि 3,600 तो जीएसटी, तो नेट कितना हो गया सर? 80,000। इस पे सर ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस की बातें करेगा सर, और टीसीएस कितना सर? 1%। ठीक है, अब यहां पर ना टीसीएस में परसेंटेज को लेके डाउट है कि सर टीसीएस में नए परसेंट भी आ गए सर, ये चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, टीसीएस में नए परसेंट भी आ गए हैं सर, 0.25 0.25, तो टोटल मिला के 0.50% भी आ गया है टीसीएस में। ये वाला जो क्वेश्चन है ये ओल्ड रेट पे है, क्योंकि सर आपको पता है टीसीएस का रेट जो चेंज हुआ है वो बीच में हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन में नए रेट को भी अप्लाई करके चेक करना। कई बार ऑप्शन में ओल्ड रेट न्यू रेट के बेसिस में होता है, तो हमें देखना पड़ेगा रेट कौन सा अप्लाई होके ऑप्शंस दिख रहे हैं सर। और कोई स्टूडेंट बोला सर दोनों से दिख रहे हैं, तो फिर तो नया वाला ही रेट लेना, अगर डेट मेंशन नहीं है तो कैसे करोगे भाई। अगला देखो, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51 रिलेटिंग टू टीडीएस आर एप्लीकेबल ओनली टू सच अथॉरिटी और अ बोर्ड और एनी अदर बोर्ड सेट अप एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेटिव और एस्टैब्लिश्ड बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट इन विच 51%, ये तो हम पढ़ के आए सर 51%। अगला देखो, स्टारपोर्ट where a registered seller from Maharashtra has received an order of shoes from an unregistered wholesaler from Odisha through an e-commerce site Zampa.com amounted to rupees 37,500. Star Footwear gave 10% discount at the time of supply to the wholesaler and received 37,800 GST inclusive। तो 37,800 इसमें GST included है, तो इसमें से GST हटा लो सर, डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100 इंटू यहाँ पर टीसीएस की बात है ना सर। ठीक है, तो 37,800 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, ये आ रहा है सर 33,750। 33,750। अब वही बात है सर, टीसीएस का ओल्ड रेट न्यू रेट लगाओगे तो सर 0.5 हो जाएगा, और ओल्ड रेट लगाओगे तो 1% हो जाएगा। तो 1% के हिसाब से ये ओल्ड रेट के हिसाब से इसमें ऑप्शन नहीं है सर, तो ये थोड़ा सा ध्यान, सॉरी न्यू रेट के हिसाब से ऑप्शन नहीं है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना एग्जाम में, ये होगा, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में ये होगा, थोड़ा तैयार रहना इसके लिए। अगला देखो, Mr. P, located in Gujarat, is engaged in providing taxable services to government undertaking in Daman branch। ठीक है, in this case government undertaking is liable to deduct TDS in terms of section 51 in the CGST Act 2017 where the total value of such supply under a contract exceed 2,50,000। देखो सर, एक है गुजरात, P located in Gujarat is engaged in taxable supply to government अंडरटेकिंग दमन एंड दीव ब्रांच, तो गुजरात अलग दमन दीव अलग, तो सरकार बोली सिंपल सी बात है सर आईजीएसटी आ जाएगा 2%, टीडीएस है ना सर।
अगला देखो, हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात डिपार्टमेंट इज मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 3,54,000, मतलब 3 लाख सर्विस वैल्यू 54,000 टू अ सप्लायर फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रिंटिंग। तो कौन कैलकुलेट टीडीएस, तो सर जीएसटी रेट पे तो हम टीडीएस नहीं लगाते हैं सर, तो 3 लाख का 2% कितना आ जाएगा 6,000, सिंपल, जीएसटी पे टीडीएस नहीं होता। आई बात समझ? ये हमने टीडीएस टीसीएस के क्वेश्चन कंप्लीट किए, इसके बाद रिटर्न के लास्ट एमसीक्यूज बचे, फिर हमारा एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएगा सर। ठीक है, चलो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगर। ध्यान दो सर, 12 चैप्टर्स के एमसीक्यू कर लिए, 13, 14 एंड 15, 3 चैप्टर और बचे जिसके एमसीक्यूज, फिर खत्म हो जाएगा सर, पूरे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे, जीएसटी के भी, इनकम टैक्स के तो ऑलरेडी हो गए। देखो सर कहानी क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चलान्स आर प्रिस्क्राइब फॉर ऑल टैक्सेस, फीस, पेनल्टीज, इंटरेस्ट एंड अनदर पेमेंट्स टू बी मेड अंडर जीएसटी रेजिम। सर हम कोई वेराइटीज ऑफ चलान नहीं पढ़े सर, एक ही तो चलान पढ़े, सिंगल एक चलान होता है सर। ठीक है, अगला देखो, सेल्फ असेस इनपुट टैक्स क्रेडिट by a registered person which reflects in electronic credit ledger can only be used to make payment of which of the following liability। सर आईटीसी का यूज हम सिर्फ किसके लिए कर सकते हैं सर, टैक्स का पेमेंट करने के लिए। ठीक है, याद है ना सर, आईटीसी क्रेडिट का यूज और किसी चीज के लिए नहीं करना। ठीक है, अच्छा ये सब पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन रहना, सब मिल जाएगा। बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ क्रेडिट लेजर है सर आउटपुट टैक्स। ठीक है, what is the applicable rate of interest if the registered party fails to pay the amount of tax liability within the due date? सर 18% सर। ठीक है, how many branches can be nominated by the authorized banks as its electronic focal point branch to collect payment of GST? ये कुछ अलग ही टाइप का क्वेश्चन है सर, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जनरली ऐसा कोई स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाता है, इसीलिए बोलता है एमसीक्यूज देख लो जो मैं करवा रहा हूं, इन केस अगर इस टाइप का कुछ आ गया ना तो आपसे बन जाए सर, देखा हुआ रहेगा तो बनेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत है सर, एक ब्रांच। ठीक है, अगला देखो, हाउ मच टाइम डज अ रिसिप्ट फॉर द पेमेंट मेड ऑनलाइन टेक्स टू गेट अपीयर्ड एट द कॉमन पोर्टल? सर ये तो इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट सर, कहाँ इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है सर, कहाँ टाइम लगता है आजकल। अगला देखो, which type of number is created for every successful challan generated by the taxpayer to identify the challan? Sir, common portal identification number CPIN। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट, which of the following shall be discharged first? पहले तो प्रीवियस ईयर के टैक्स ड्यूज, फिर करंट ईयर के, फिर डिमांड जो 73 74 में रेज होती है वो डिस्चार्ज होती है। समझ आया? ये पेमेंट ऑफ टैक्स अपन चैप्टर के क्वेश्चंस एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन टीडीएस टीसीएस का करेंगे। ठीक है, चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। ध्यान दो सर, अपन रिटर्न वाले चैप्टर का एमसीक्यूज करेंगे, इससे पहले अपन ने सब एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए, पूरे चैप्टर्स के कवर हो गए हैं। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ये पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रहना। देखो, ABC Limited supplied certain goods at a list price of 1,53,000 to PQR Limited. Considering that the goods are of brittle nature, PQR Limited has asked for an appropriate packing of the same to avoid breakage during transportation. ABC Limited additionally charged 5,500, so 1,53,000 plus 5,500, and has also received a subsidy of 2,800 per item from the state government on the sale of such item. Determine the value of taxable supply assuming that cash discount is allowed at the rate of 2.5%. तो 1,53,000 minus 2.5% कैश डिस्काउंट प्लस 5,500, ये आ जाएगा सर आपका 154,675। अब एक खास बात है इस क्वेश्चन में, खास बात ये सर सब्सिडी को लेके कुछ बताया नहीं है कि सब्सिडी का पहले से एडजस्टमेंट हो चुका है कि नहीं, बट इस क्वेश्चन में देखो लिस्ट प्राइस दी हुई है, तो अगर लिस्ट प्राइस दी हुई है तो आप ये मान सकते हो कि ये लिस्ट प्राइस आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी होगी सर, तो इसीलिए यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैसे आया 1,53,000 माइनस 2.5% ये डिस्काउंट था प्लस 5,500, सब्सिडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो ये मान लिया गया होगा कि गवर्नमेंट की सब्सिडी लेस प्राइस है तो एडजस्टेड होगी। ठीक है, और नेक्स्ट, while filing GST 3B of a taxable person registered in GST, which of the following need not be mentioned? क्या मेंशन नहीं करेंगे जीएसटीआर 3B में, इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, क्योंकि वो तो जीएसटीआर 1 में जाता है। अगला देखो,
RR stationery dealer of wholesaler and retail stationery items are registered under QRMP scheme in GST for the financial year 23-24. It has opted for fixed sum method of tax payment in the previous quarter, April to June. ठीक है, फिक्स सम मेथड है सर। याद रखना जितना भी तीनों मतलब जितना भी तीनों महीने में पे हुआ होगा ना सर, तीनों को ऐड करेंगे और उसका 35% करेंगे। तो अप्रैल में 10,000, मई में 12,000 और जून में 7,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया सर? 10 प्लस 12 प्लस 7, ये आ गया 29,000। इसका 35% इसको पे करना है सर। 10150 फिक्स सम मेथड है सर, ध्यान रखना। अगला देखो, निर्माण इंडस्ट्री रजिस्टर्ड इन फरीदाबाद हैज परचेज गुड्स फ्रॉम 3 supplier registered in Delhi and 2 supplier registered in Punjab. One supplier from Delhi failed to file his GSTR 1 on time. ठीक है, now Nirman industry want to evaluate its tax payable in cash for the subject month and check the company has to file and check which company has failed to file GSTR 1 to calculate available input tax credit. Which form should Nirman industry check to calculate available and eligible input tax credit? आपसे ही पूछ रहा है सर, कौन सा फॉर्म ये चेक करे तो उसको पता चलेगा क्रेडिट है कि नहीं उसके पास। तो GSTR 2 भी होता है सर, उसमें पूरे रिफ्लेक्ट करते हैं क्रेडिट। ठीक है, आगे देखो, Kalim and Associate made an application for cancellation of GST registration in the month of March due to the closure of its business. ठीक है, its application for cancellation registration was approved on 4th September. Proper officer ने ऑर्डर पास किया 14 September, दोनों में whichever is later उससे 3 months और ऐड कर लो, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सर 14 दिसंबर। ठीक है, Mr. Rishabh Gaba registered under GST in Delhi as a turnover of 75 lakh in the preceding year. He has registered himself under compulsion scheme in GST as he projects his sale to be 1.5 crore in the forthcoming year, and all the sale will take place within Delhi. He has deposited his tax quarterly. He want to file return of his company Rishabh Engineering work on yearly basis. तो सर ईयरली कौन सी रिटर्न जाती है? GSTR 4 सर, कंपोजिशन वाले हैं सर। ठीक है, अगला देखो, Shubham Traders Private Limited is registered in Meghalaya, a northeastern state. His turnover in the immediately preceding year was 4.95 crore. While filing GSTR 1 for the current financial year, the accountant is preparing HSN summary but is unaware about the number of digit of HSN code. 5 crore से कम turnover है, to be mentioned in GSTR 1. ठीक है, how many digit of HSN code is mandatory to be mentioned in GSTR 1 of the Shubham Traders? कितने होंगे सर? एकदम सिंपल सर, 4 digit, 5 crore से कम। Mr. Ritesh run an e-commerce website Flipover and he has registered himself as an e-commerce operator under GST in Delhi. Being an e-commerce operator, Flipover need to furnish the detail of the supplier. अच्छा, e-commerce operator वालों की रिटर्न पूछ रहा है सर, फॉर्म GSTR 8, सिंपल। अगला, Jen Candles and Company, registered in Maharashtra, supplies commercial trade candles to its customer Pan India. On 24th August 2023, its accountant received a call from a customer in Odisha that its GSTR 2B has not reflected a bill dated on 22nd April 2023 till now. On checking, he found that the bill has been inadvertently entered in GSTR 1 of April 2023 in the name of a party in Karnataka. गलती से दूसरे पार्टी के नाम पे डल गया है वो बिल। अब ये पूछ रहा है सर कि इसको अमेंड करना है, तो ये अमेंड कब करेगा सर? इसको तो अगस्त में पता चला ना सर, तो ये अगस्त की जब रिटर्न फाइल करेगा तो अगस्त के रिटर्न फाइल करते टाइम ये चेंज करेगा सर, अमेंड करेगा सर। आ रही बात समझ? आगे देखो, द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फाइनल रिटर्न तो हम पढ़ के आए सर, ये तो बहुत सिंपल है, विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ कैंसलेशन या डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन, दोनों में व्हिचएवर इज लेटर। ठीक है, चलो ये हमारा रिटर्न वाला भी एमसीक्यू कवर हुआ, हमने एमसीक्यूज पूरे कवर कर दिए। ठीक है, ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, साथ में रहो, टेक्स्ट का बहुत कुछ है इस चैनल पे सर। ठीक है, चलो, थैंक यू।